Hello everyone. Today we are here again with a new chapter, that is accounting equation of class 11th. As in the last classes we have discussed our chapters like introduction of accounting, basic accounting terms, and then the new chapter here, that is the practical chapter, accounting equation. As in the earlier classes you all have discussed about what do you mean by equation. इक्वेशन आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर इक्वेशन के साथ एक नई टर्म और लेके आए हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन. सो इक्वेशन आपने पढ़ी थी मैथ्स में अब तक, दैट सेज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स दैट LHS is always equal to RHS. So in the same manner, what do you mean by accounting equation? So we can say the equation which is based on accounting terms is known as accounting equation. तो जो इक्वेशन अकाउंटिंग टर्म्स पे बेस्ड होती है उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं. क्या होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन? उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है. द फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज दैट ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. बिजनेस की जो भी एसेट्स होती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किसके इक्वल होती हैं? कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है और लाइबिलिटीज़ क्या होती है. फॉर एग्जांपल, यदि हमें एक कार परचेज़ करनी है तो मान लीजिए कार की प्राइस है 5 लाख रुपीज़. तो कार की प्राइस 5 लाख है बट वी आर हैविंग ओनली 2 लाख रुपीज़. हमारे पास केवल 2 लाख रुपए हैं. तो क्या हम कार परचेज़ कर सकते हैं? हाँ, परचेज़ कर सकते हैं. कैसे? हमें 3 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा. यदि हमें लोन मिल जाता है तो हम कार परचेज कर सकते हैं. तो जैसे ही हम कार परचेज करेंगे, दैट विल बी आर एसेट, वो हमारी प्रॉपर्टी होगी. तो कार यहाँ पर हमारी क्या होगी? 5 लाख, दैट इज द एसेट्स, प्रॉपर्टी होगी हमारी. और उस 5 लाख की कार को परचेज करने के लिए हमने क्या किया? 2 लाख हमने खुद से इन्वेस्ट किया. हमारे पास 2 लाख रुपए थे, दैट इज द कैपिटल. एंड व्हाट इज द लाइबिलिटीज? जो पैसा हमने दूसरों से लिया, दैट इज द लाइबिलिटीज. तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, अब 5 लाख की हमारे पास कार आ गई. उस 5 लाख की कार को खरीदने में हमने 2 लाख रुपए खुद का लगाया और 3 लाख रुपए हमने लोन लिया. तो इस तरीके से आपने समझा कि ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़. मतलब हम जो भी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, या तो उसमें कंप्लीटली हमारा पैसा होता है या फिर कुछ पैसा लोन का होता है. बट आज के टाइम पे जनरली सभी चीज़ें, जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं, हम लोन की हेल्प से ही खरीद सकते हैं. तो जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होंगी वो 2 चीज़ से मिलके बनेंगी. एक तो बिजनेसमैन का खुद का पैसा और एक दूसरा आउटसाइड लाइबिलिटीज़, लोन जो कि लिया गया है बिजनेस को चलाने के लिए. तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई. तो इसी तरीके से अब हम एक अच्छे एग्जाम्पल से, जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन है, इस टॉपिक को समझेंगे और किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. ये हम वन बाय वन, दीज ऑल द ट्रांजेक्शन्स आपके सामने गिवन है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. हमने 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया. तो बताइए, हमने जब बिजनेस शुरू किया तो हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश आया. सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन के सामने एसेट्स के नीचे एक टर्म लिख दी कैश, और कैश में मैंने लिख दिया 5 लाख रुपीज़, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से. दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट बेटा. वेन एवर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. After that, what is the formula? Assets is equal to capital plus liabilities. After that, we have to leave one line. हम एक लाइन नीचे छोड़ देंगे. क्यों छोड़ी हमने लाइन? क्योंकि हमारी जो एसेट्स होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनका नाम अलग अलग होगा. तो जैसे जैसे नई नई प्रॉपर्टी जनरेट होती रहेगी, वैसे वैसे उनके नाम हम इस कॉलम में लिखेंगे. ठीक है. और वैसे ही लाइबिलिटीज़ के नाम भी कॉलम में हम लिखेंगे. तो ये एक लाइन आपको फॉर्मूले के नीचे छोड़नी पड़ेगी. Then after you have to start with the transactions. So चलो देखते हैं. Started business with cash ₹5 lakh.
5 लाख रुपीज़ से हमने बिजनेस शुरू किया, तो बताइए हमारे पास बिजनेस में क्या आया, कैश आया। सो कैश रुपीज़ 5 लाख। ये पैसा कहाँ से आया, पर्सनल ओनर के पास था, तो ओनर के पास था तो कंप्लीटली अमाउंट इज टेकन फ्रॉम द ओनर, ओनर से लिया। तो क्या हमने किसी दूसरे से पैसा उधार लिया, नहीं लिया। तो जब हमने पैसा उधार ही नहीं लिया तो क्या हमारी कोई लायबिलिटी जनरेट होगी, नहीं होगी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, कैश रुपीज़ 5 लाख एंड कैपिटल रुपीज़ 5 लाख। बोथ द साइड्स आर इक्वल, हमेशा इक्वल होंगी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन, और इक्वेशन में जैसा कि आपको पता है कि बोथ द साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, जो दोनों साइड होती हैं हमेशा इक्वल होती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स रुपीज़ 2 लाख इन कैश। हमने 2 लाख रुपए का गुड्स कैश में खरीदा। जैसा कि इस ट्रांजेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। तो गुड्स आया तो एक हमारी नई एसेट जनरेट हो गई। तो यहाँ पर एक नई टर्म लिखेंगे हम एसेट्स में, दैट इज गुड्स। आप इसे स्टॉक का नाम भी दे सकते हैं और गुड्स भी लिख सकते हैं। तो असेट्स में एक नई टर्म जनरेट होगी गुड्स। कितने रुपए का गुड्स खरीदा हमने, 2 लाख रुपीज़ का। तो सेकंड ट्रांजेक्शन के सामने और गुड्स के नीचे बेटा लिखने का तरीका आप समझेंगे कि मैं कैसे ट्रांजेक्शन्स को लिख रहा हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, अब उसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब हमने सेकंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया है, तो इन सेकंड ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज किया हमने, तो हमारी प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, गुड्स आ रहा है हमारे पास, तो गुड्स हमारी एसेट्स हो गई 2 लाख रुपीज़ से। अब जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम कैश में पे कर दें या फिर हम बाद में पे करेंगे। बट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने कैश में पे किया। इट मीन्स गुड्स हमारे पास आया तो हमारी एसेट जनरेट हो गई, बट हमारे पास कैश जाएगा तो हमारी जो दूसरी एसेट्स है वो कम भी तो होगी। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कैश में 2 लाख रुपीज़ लेस कर देंगे, क्योंकि गुड्स तो जनरेट हो गया बट हमारे पास कैश भी चला गया। तो ये हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया। ध्यान रखना, कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं उसका इफेक्ट 2 जगह होगा, या तो दोनों जगह एसेट्स में होगा, या फिर एक जगह एसेट्स में एक जगह कैपिटल में होगा, या फिर एक जगह एसेट्स और एक जगह लाइबिलिटीज़ में होगा। हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी 2 इफेक्ट हो सकते हैं, दोनों एसेट्स में हो सकते हैं, दोनों कैपिटल और एसेट्स में हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ एसेट्स में हो सकते हैं, या कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ तक हमने 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिए। अब 2 ट्रांजेक्शन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा अब तक का नेट रिजल्ट क्या निकला। तो क्या निकला हमारा नेट रिजल्ट, देखेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन मीन्स नेट रिजल्ट, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में बिजनेस का क्या रिजल्ट निकला। तो देखिए 5 लाख का कैश था, 2 लाख कैश पे कर दिया। नाउ वी आर हैविंग 3 लाख एज कैश बैलेंस। 3 लाख का मेरे पास कैश है, प्लस गुड्स कितने रुपीज़ के आ गए मेरे पास, 2 लाख के मेरे पास गुड्स आ गए, और टोटल मिला के कितना पैसा लगाया था मैंने बिजनेस में, 5 लाख। आप चेक करेंगे हमेशा जो आपका नेट रिजल्ट है। सो थर्ड ट्रांजेक्शन हमने देखा, परचेज गुड्स रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम रोहित। रोहित मतलब किसी का नेम है जिससे हमने गुड्स खरीदा। तो यहाँ पर कैश वर्ड गिवन नहीं है, इट मीन्स गुड्स तो आ रहे हैं हमारे पास, तो गुड्स विल बी एडेड, बट कैश अभी नहीं जा रहा, कैश हमें बाद में देना है। तो बाद में देना है, इट मीन्स दैट इज़ द लाइबिलिटी। याद करो मैंने बताया था, जो भी हम किसी से उधार में खरीदते हैं या उधार लेते हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, हमें वो पे करना होता है। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि इस गुड्स का पैसा हमें बाद में पे करना है। तो लाइबिलिटीज़ में एक नई टर्म आप ओपन करेंगे, दैट इज़ क्रेडिटर्स। कौन होते हैं क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदा होता है उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम whom we have purchased goods on credit, जिनसे हमने उधार में गुड्स परचेज किया हुआ होता है उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। अब बताइए अभी तक का क्या नेट रिजल्ट निकला। सो वी विल प्रिपेयर द न्यू इक्वेशन। सो न्यू इक्वेशन होगी आपकी 3 लाख कैश बैलेंस, 3 लाख गुड्स, तो टोटल 6 लाख, और इस तरफ आप देखेंगे
5 लाख हमारी कैपिटल है जो ओनर ने लगाई थी और 1 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं जो हमें चुकाने हैं। तो आप चेक करेंगे दोनों साइड इक्वल होंगे। 6 लाख मीन्स दैट वी आर राइट, सही चल रहे हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड सैलरी। सैलरी पे की हमने। बताइए जब हम सैलरी पे करेंगे तो सोचिए हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कैश जाएगा तो कैश में से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो हमारी एसेट्स में कैश कम हो जाएगा ₹10,000 और सैलरी पे करेंगे तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये हमारे लिए लॉस है। तो जब भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और लॉस होंगे तो हमारी जो कैपिटल है, जो पैसा हमने लगाया था वो पैसा कम हो जाएगा हमारा। तो कैपिटल में से 10,000 रुपीज़ लेस कर देंगे क्योंकि हमारी कैपिटल भी कम हो रही है। तो क्या देखा आपने, सैलरी पे करने से कैश कम हो गया और हमारी जो कैपिटल थी वो कम हो गई। तो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन के बाद में क्या नेट रिजल्ट निकलेगा, क्या हमारी न्यू इक्वेशन होगी। तो हमारी न्यू इक्वेशन होगी 3 लाख माइनस 10,000 दैट इज़ 2,90,000 प्लस गुड्स कितने का है हमारे पास 3 लाख का, तो गुड्स हमारा 3 लाख है इज इक्वल टू कैपिटल हमारी है 4,90,000 की प्लस जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हैं 1 लाख रुपीज़ के। जब आप दोनों साइड को चेक करेंगे तो दोनों साइड आपकी बराबर आएंगी। आप देख सकते हैं 290 प्लस 3 लाख दैट इज़ 590 एंड 490 प्लस 1 लाख दैट इज़ 590 मीन्स दैट दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज फिफ्थ आपका जो ट्रांजेक्शन है वो है रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। हमने कमीशन रिसीव किया। जैसे कि लास्ट ट्रांजेक्शन में आपने पे किया था तो कैश आपका कम हो रहा था, बट इस ट्रांजेक्शन में हम रिसीव कर रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, जब रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, कैश रिसीव होगा हमें। तो कैश रिसीव होगा तो कैश में क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। कितने रुपीज़ रिसीव किया हमने कमीशन 5,000, सो 5,000 विल बी एडेड इन कैश। सेकेंड थिंग, जब हमने सैलरी पे की थी तो वो हमारा एक्सपेंसेस था, लेकिन यहाँ पर कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे लिए इनकम है। तो इनकम को कैपिटल में प्लस करते हैं और एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि कमीशन रिसीव होने से हमारा जो पैसा है कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैपिटल भी हमारी इंक्रीज़ हो गई 5,000 रुपीज़ से। तो 5,000 रुपीज़ से हमारा कैश इंक्रीज़ हो गया और 5,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई। अब देखते हैं इसके बाद क्या रिजल्ट निकला हमारा। व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या होगी हमारी 290 प्लस 5, सो इट विल बी 2,95,000 का कैश है प्लस गुड्स है हमारा 3 लाख रुपीज़ का। आफ्टर दैट 4,95,000 हमारा कैपिटल है प्लस 1 लाख हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो आपने देखा जब दोनों साइड को हम चेक करेंगे तो दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी, बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। आप देखेंगे 3 लाख प्लस 295 दैट इज़ 5,95,000 और यहाँ भी आप देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल हैं 5,95,000। तो ये हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट दैट इज सिक्स ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख एट ₹1,50,000 इन कैश। मतलब हमने क्या किया, 1 लाख रुपए का जो गुड्स था वो हमने 1,50,000 रुपये में बेचा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब हम 1 लाख का गुड्स 1,50,000 में सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमें प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, 50,000 रुपये का। 1 लाख का गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा हमने तो हमारे पास से क्या गया, गुड्स गया। तो गुड्स में से क्या कर दें हम 1 लाख रुपीज़ लेस कर देंगे, क्योंकि गुड्स कितने का था 1 लाख का था। इसके बदले हमारे पास कितना रुपए आया, हमारे पास आया 1,50,000। तो कैश में बेचा हमने तो कैश में हमारे पास पैसा आया, तो हम कैश में प्लस कर देंगे 1,50,000 रुपीज़। 1 लाख का गुड्स हमने 150 में बेचा तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ
50,000 रुपीज़, और 50,000 जो प्रॉफिट है उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। जैसे कि लास्ट ट्रांजेक्शन में देखा था, प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज होती है और लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे कैपिटल में, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। अब देखते हैं इस ट्रांजेक्शन के बाद में हमारा नेट रिजल्ट न्यू इक्वेशन क्या निकली। लेट्स सी। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद में हमारी न्यू इक्वेशन कितनी निकली? 4,45,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5,45,000 प्लस 1 लाख। जब आप इन दोनों साइड को देखेंगे, चेक करेंगे, तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। 545 प्लस 1 लाख दैट इज 6,45,000 और 445 प्लस 2 लाख दैट इज 6,45,000। मीन्स दैट हमारी दोनों साइड इक्वल हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं, हमने अभी तो कोई भी मिस्टेक नहीं की है। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 एट रुपीज 80,000 टू मोहन। 50,000 का गुड्स हमने 80,000 में मोहन को सेल किया। तो इस ट्रांजेक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने गुड्स बेचा है, लेकिन मोहन को बेचा है, उधार में बेचा है। लास्ट ट्रांजेक्शन में कैश गिवन था, मतलब कैश में बेचा था। इस ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स बेचा है बट उधार में बेचा है। तो थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका गुड्स था वो कितने का था, दैट वॉज रुपीज़ 50,000। आपने उसको कितने में बेचा? 80,000 में बेचा। इट मीन्स उस गुड्स से कितना प्रॉफिट कमाया? 30,000 प्रॉफिट आपने कमाया। तो अब मुझे बताइए गुड्स आ रहा है कि जा रहा है हमारे पास से? हम सेल करेंगे तो गुड्स जाएगा, तो जाएगा तो गुड्स में से क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे 50,000, क्योंकि गुड्स 50,000 का था। कितने में सेल किया? 80,000 में सेल किया, लेकिन कैश में सेल नहीं किया, उधार में सेल किया। तो जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिनको हम उधार में गुड्स सेल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स, क्योंकि उनसे हमें पैसा लेना है, पैसा देना नहीं है उनको, पैसा लेना है उससे हमें। तो पैसा लेना है तो ये हमारे लिए एसेट्स होगी। और कितने रुपीज़ लेने हैं हमें उनसे? 80,000। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 80,000 लेने हैं डेटर्स। और कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 30,000। और बताइए प्रॉफिट का क्या करते हैं? कैपिटल में प्लस करते हैं। तो कैपिटल में प्लस कर देंगे 30,000, क्योंकि प्रॉफिट से हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद वापस से हम क्या बना लेंगे? न्यू इक्वेशन, दैट इज़ द रिज़ल्ट। अब तक का हमारा क्या रिज़ल्ट निकला? तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट निकला हमारा। देखिए 4,40,000 हमारा कैश है, प्लस 1,50,000 का हमारा गुड्स है, प्लस 80,000 के हमारे डेटर्स हैं, इज इक्वल टू 5,75,000 के कैपिटल है, प्लस 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं। तो आप चेक करेंगे दोनों साइड हमारी इक्वल आएंगी। 575 प्लस 1 लाख दैट इज 675। और आप जब ये वाला चेक करेंगे तो ये वाली साइड भी आपकी इक्वल आएगी। आप चेक कर सकते हैं 675 आपकी ये साइड भी आएगी। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 8 ट्रांजेक्शन से। 8 ट्रांजेक्शन है आपका परचेज मशीनरी रुपीज़ 1 लाख। हमने मशीनरी परचेज की। अब बताइए मशीनरी हमारे लिए क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, हमारी एसेट्स होती है। तो यहाँ पर एक नई टर्म जनरेट करेंगे, दैट इज मशीनरी। मशीनरी जनरेट कर ली हमने। कितने रुपए की खरीदी मशीन हमने? मशीन हमने खरीदी 1 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर इसके सामने हम लिख देंगे 1 लाख। अब बताइए जब मशीनरी परचेज करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। जब क्वेश्चन में ना तो कैश गिवन हो ना किसी का नाम गिवन हो तो हमेशा कैश मानना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज मशीनरी रुपीज़ 1 लाख। हमें ये नहीं पता कि हमने कैश में खरीदा है कि उधार में खरीदा है। तो ऐसी जब कोई सिचुएशन आए
तो हमेशा कैश में ही मानेंगे। तो हमने मशीनरी खरीदी और कैश पे किया, तो कैश में से क्या कर देंगे, माइनस 1 लाख माइनस कर देंगे। तो इसके बाद जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्या होगा, हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी, लेट्स सी। हमारी न्यू इक्वेशन होगी 445 माइनस 1 लाख, दैट इज 3,45,000 का कैश बच रहा है हमारे पास, प्लस 150 का गुड्स बच रहा है हमारे पास, प्लस 80,000 के डेटर्स हैं, प्लस 1 लाख की हमारे पास मशीनरी है, इज इक्वल टू 575 हमारी कैपिटल है, प्लस 1 लाख रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर्स हैं। जब आप इन दोनों साइड को चेक करोगे तो हमारी दोनों साइड इक्वल आएंगी। आप चेक करके देख लेना, यहाँ भी 675 है और ये भी आपका 675 ही होगा। ओके, नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 9। नाइन्थ ट्रांजेक्शन से इज विड्रॉ रुपीज 10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ओनर ने 10,000 रुपये निकाले। तो बताइए, जब बिजनेस से पैसा निकाला जाएगा, चाहे उसे ओनर निकाले चाहे हम किसी और को दें, बिजनेस से क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। तो कैश कम हो रहा है तो कैश में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपीज़। और बिजनेस से कैश कम हो रहा है, किसने निकाला, ओनर ने निकाला। और ओनर ने क्या लगाया था, कैपिटल लगाई थी बिजनेस में। तो बताइए उसकी कैपिटल कम होगी कि ज़्यादा होगी। जब ओनर पैसा निकालेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल में से लेस कर देंगे 10,000। तो 10,000 हमने उसकी कैपिटल में से कम कर दिया और कैश कम कर दिया। तो बताइए इसके बाद का रिजल्ट क्या निकलेगा। इसके बाद जो न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या होगी हमारी, लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कैश कितना बचेगा, 3,35,000। हमारे पास गुड्स कितने के बचेंगे, 1,50,000। हमारे डेटर्स कितने के होंगे, 80,000। हमारी मशीनरी 1 लाख इज इक्वल टू हमारा जो कैपिटल है दैट विल बी 4,65,000 प्लस जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे वो होंगे 1 लाख के। जब आप दोनों साइड को चेक करेंगे तो दोनों साइड हमारी इक्वल आएंगी। यहाँ पर है आपका 565, तो ये वाली साइड भी आपकी 565 ही आएगी। ठीक है, चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन इज सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹20,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। अभी तक हमने सैलरी पे नहीं की, मतलब हमें सैलरी चुकानी है। तो सैलरी चुकानी है दैट मीन्स लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब जो पैसा हमें चुकाना है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में एक नई टर्म जनरेट होगी दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब जो हमें चुकाना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 20,000। तो 10th ट्रांजेक्शन में यहाँ हम लिख देंगे 20,000 आउटस्टैंडिंग जो हमें पे करना है। और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, बस हमने पे नहीं किया तो पे करना तो पड़ेगा हमें, तो पे करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग, और ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, लॉस है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या बताया था मैंने, कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो कैपिटल में से लेस कर देंगे -20,000। तो ये अपना लास्ट ट्रांजेक्शन था। तो लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद में जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी योर फाइनल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी, फाइनल इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन। तो बताइए हमारी लास्ट इक्वेशन क्या होगी, 3,35,000 कैश प्लस 1,50,000 गुड्स प्लस 80,000 डेटर्स प्लस 1 लाख रुपीज़ मशीनरी इज इक्वल टू 4,45,000 कैपिटल प्लस 1 लाख क्रेडिटर्स एंड 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये हमने देखा, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। इस फाइनल इक्वेशन से हमारा जो रिजल्ट होगा, अब देखेंगे दोनों साइड इक्वल आएंगी, दोनों साइड बराबर आएंगी। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये सीखा, और मैंने जनरली जो मोस्ट ट्रांजेक्शन थे वो यहाँ ले लिए।
अब आप इसके बाद जो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग के 8 to 10 क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड यदि आपकी कोई माइनर डाउट्स आएँ तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। बाकी यदि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इस वाले टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अपना अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी योर कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन, that what is the accounting equation and how it will be solved. So last टॉपिक में हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना। तो जब तक हम ये नहीं पता करेंगे कि एक बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कितना है तो क्या हम एक लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे? नो। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही हम बिजनेस शुरू करते हैं सो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल। जैसे हमने बिजनेस शुरू किया और जिस अमाउंट से हमने बिजनेस शुरू किया उसे हम क्या नाम से जानते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए यदि ओनर ने और पैसा लगाया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो आप मुझे बताएंगे कि उसकी जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल वो इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी? ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। तो हम क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर यदि प्रोप्राइटर ने या ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी पैसा निकाला, कैश विड्रू किया, तो सोचिए उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? ऑब्वियसली क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो डिक्रीज़ होगी तो क्या कर देंगे? हम उसको लेस कर देंगे। चलिए, अब ड्यूरिंग द ईयर यदि ओनर ने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, तो हमने प्रॉफिट को यहाँ कैपिटल पे ऐड कर दिया। ये सब करने के बाद हमें जो फाइनल अमाउंट मिलेगा दैट विल बी द क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। सो दिस इज़ ए कंप्लीट फॉर्मूला दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट और क्लोजिंग कैपिटल। जो हमारी शुरुआत की कैपिटल थी उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए ड्यूरिंग द ईयर, और फाइनली हमने कैसे क्लोजिंग कैपिटल निकाली, ये हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से सीखा। अब यदि हम इस फॉर्मूले को एक इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? द इक्वेशन विल बी क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, बस केवल जो स्टेटमेंट फॉर्म में था उसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में बना दिया। अब आपको पता होगा कि इक्वेशन में चेंजेस करना कितना आसान होता है। केवल साइन चेंज करने हैं और हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा फॉर्मूला बना दैट वाज क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। तो यदि हम इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहते हैं, मीन्स दैट यदि हमें इस फॉर्मूले से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि बाकी टर्म्स हमें गिवन होंगी तो हमें तो यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो देखिए, हमें इस फॉर्मूले में से प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, बाकी चीज़ें हमारे पास हैं। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट को एक तरफ लिया और बाकी टर्म्स को एक तरफ हमने कर दिया। तो जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशंस में जैसे ही हम टर्म्स को चेंजेस करते हैं तो साथ साथ उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज होंगे तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज़। अब जो ओपनिंग कैपिटल यहाँ प्लस में थी वो इधर जाएगी तो साइन चेंज होगा, तो क्या बन जाएगी? माइनस ओपनिंग कैपिटल। जो एडिशनल कैपिटल हमारा प्लस में था उसका साइन चेंज होके बन जाएगा माइनस एडिशनल कैपिटल। जो ड्राइंग्स हमारी माइनस में थी उसका साइन चेंज होके बन जाएगा प्लस ड्राइंग्स। तो इस तरीके से
हमारा फॉर्मूला जनरेट हुआ प्रॉफिट का. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स. ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, बट इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से एक सीरियल ऑर्डर में बताया कि कैसे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल बनती है, कैसे हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं, और कैसे इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं. तो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया. अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इजीली हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं इसे. एग्जांपल इज गिवन टू यू इन विच यू आर हैविंग एसेट्स ₹5 लाख. आपके पास 5 लाख रुपए की एसेट्स हैं. लाइबिलिटीज ₹1 लाख, ओपनिंग कैपिटल ₹1,50,000, ड्राइंग्स ₹30,000 एंड एडिशनल कैपिटल ₹50,000. मीन्स दैट ड्यूरिंग द कंप्लीट ईयर एक बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए वो आपको यहाँ गिवन है. तो हमारी जो एसेट्स है ईयर के एंड की 5 लाख रुपीज़ की है. लाइबिलिटीज़ हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की है. हमने जो स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किया था वो हमारी कैपिटल 1,50,000 है. हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना ड्राइंग्स किया? 30,000. और हमने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल कितनी लगा दी? 50,000. सो दीज ऑल आर द डेटा दैट इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल. अब क्लोजिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकाले बिना क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. तो लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था? द फॉर्मूला वाज ऑल द एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. बिजनेस की जो भी एसेट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? कैपिटल और लाइबिलिटीज के. तो यदि आपको एसेट्स गिवन हैं, यदि आपको लाइबिलिटीज गिवन हैं, तो क्या आप कैपिटल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो आप कैपिटल निकालेंगे दैट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल. कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल. क्योंकि यहाँ पर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन हैं वो आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर की एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है. तो इससे जो आपके पास कैपिटल निकलेगी दैट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल. तो एसेट्स इज ₹5 लाख एंड लाइबिलिटीज ₹1 लाख. तो बताइए इससे हमारी कैपिटल कितनी निकल जाएगी? तो योर क्लोजिंग कैपिटल विल बी ₹4 लाख. क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी? 4 लाख रुपीज़. तो क्या हम अब आसानी से यहाँ पुट कर सकते हैं? यस. तो क्लोजिंग कैपिटल होगी हमारी 4 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 1,50,000. 1,50,000 is the opening capital. Additional capital is given in the question that is 50,000. So 50,000 हमने additional capital थी जो कि less कर दिया. And drawings will be added according to the formula. तो drawings को हम add कर देंगे, that is 30,000. So now tell me what will be our profit? Our profit will be 4 lakh minus 150, that is 250. 250 minus 50, that is 2 lakh, and 2 lakh plus 30,000, that is 2,30,000 is our profit. तो इस टॉपिक से हमने क्या सीखा? हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल. इस टॉपिक से हमने दो चीज़ें सीख ली कि क्लोजिंग कैपिटल यदि गिवन नहीं होगी तो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. और प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने है. तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया. यस, हेलो एवरीवन, एज वी आर अगेन हियर विथ आवर न्यू टॉपिक as T-shape account in the chapter number 6 accounting equation. As in the last class we have discussed about what is accounting equation, how it is to be prepared, and what is profit and loss account with the help of accounting equation. So today again with a new topic we are here, and our new topic is T-shape account. So first of all
before starting T-shape account, we come to know that what do you mean by an account. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखा था कि अकाउंट क्या होता है. अकाउंट is a statement in which all the transactions of same nature are recorded at a place. एक अकाउंट वो स्टेटमेंट होता है जहाँ पर सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स एक जगह रिकॉर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल, यदि हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे तो उस फर्नीचर अकाउंट में केवल फर्नीचर से रिलेटेड आइटम्स आएंगे. यदि हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर केवल और केवल कैश रिलेटेड आइटम्स आएंगे. तो मीन्स दैट कि जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट में उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आएंगे. सो दैट विल बी नोन एज अकाउंट. अकाउंट को समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टी शेप. क्यों बोलते हैं इसे हम? टी शेप का मतलब होता है कि इसका जो फॉर्मेट होता है, ये जो स्टेटमेंट होता है अकाउंट, इसका फॉर्मेट एक टी शेप में बनता है. जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने एक अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है फर्नीचर अकाउंट. उस फर्नीचर अकाउंट को जब आप गौर से देखेंगे तो उसका कुछ फॉर्मेट आपको टी शेप में दिखेगा. दैट्स वाई दिस अकाउंट इज नोन एज टी शेप अकाउंट. ओके, सो टी शेप अकाउंट का नाम क्यों दिया गया इसे? क्योंकि इसका फॉर्मेट टी शेप में होता है. टी शेप अकाउंट को समझने से पहले हमें जो रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के वो समझने पड़ेंगे. बेसिकली देयर आर 2 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग. ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग जनरली हमारे काम में आएंगे जर्नल चैप्टर में. जब हम जर्नल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग काम आएंगे, जो कि होते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो वो हम जब जर्नल करेंगे तब वो काम में आएंगे. अभी हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसमें हमारे मॉडर्न रूल्स काम में आते हैं. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट. 5 टाइप के नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन नेचर इज एसेट्स. एसेट्स आप सबको पता है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था. व्हाट आर द वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स. तो एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी होती है. तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एसेट इसका जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हेन एवर इट विल इंक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन एवर इट डिक्रीज. जब भी एसेट्स इंक्रीज होगी वो डेबिट होगा और जब भी एसेट्स डिक्रीज होगी वो क्रेडिट होगा. डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट आर 2 एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन. हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो 2 एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजेक्शन के, उनको डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लिखते हैं. जैसे मैंने पेन खरीदा, तो जैसे ही मैंने पेन खरीदा तो 2 इफेक्ट क्या हो रहे हैं कि मेरे पास पेन आया और मेरे पास से कैश गया. इन दिस 2 एस्पेक्ट्स आर देयर. वन, पेन इज कमिंग एंड सेकेंड, कैश इज गोइंग. सो दीज 2 एस्पेक्ट्स विल बी नोन एज डेबिट और क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग. इन्हें हम अकाउंटिंग की फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानेंगे. अब हमें ये जानना होगा कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा. तो इन मॉडर्न रूल्स की हेल्प से हम समझेंगे कि डेबिट कब करना है, हमें क्रेडिट कब करना है. तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगी हमें डेबिट करना होगा, जब भी एसेट्स डिक्रीज होंगी हमें क्रेडिट करना होगा. ये कौन से रूल पे फोकस्ड है? जो हमारे ट्रेडिशनल रूल होंगे उसमें एक रियल अकाउंट का रूल लगता है, in which you will study that debit what comes in and credit what goes out. जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे हम डेबिट करते हैं और जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ पर ये जो डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज ये उसी रूल की हेल्प से बना हुआ है कि डेबिट इंक्रीज, असेट्स आएंगी तो डेबिट करेंगे और एसेट्स जाएंगी तो क्रेडिट करेंगे. ओके, ऐसे ही जो अगला आपका नेचर ऑफ अकाउंट है दैट इज लाइबिलिटीज़. तो लाइबिलिटीज़ का रूल क्या होता है? जब भी हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी वो क्रेडिट होगा और जब भी हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी वो डेबिट होगा. लाइबिलिटीज़ मतलब जो अमाउंट हमें दूसरों को पे करना है. जैसे हमने किसी से उधार लिया था, हमने किसी से गुड्स परचेज किया था उधार में, ठीक है, दैट इज़ द लाइबिलिटी. तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी वो क्रेडिट होगा और जब भी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी वो डेबिट होगा. नेक्स्ट टर्म इनकम. इनकम के लिए क्या रूल एप्लीकेबल है?
जब भी इनकम इंक्रीज होंगी इट विल बी क्रेडिटेड, और जब भी इनकम डिक्रीज होंगी इट विल बी डेबिटेड। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपका रूल लगता है डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज। इसमें आपका ट्रेडिशनल रूल फॉलो होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो उसी की हेल्प से ये रूल बना है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और जब भी एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। आफ्टर दैट कैपिटल, कैपिटल आप सबको पता है क्या होती है। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है व्हेन एवर वी स्टार्ट द बिजनेस देन इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस। सो कैपिटल के लिए क्या रूल अप्लाई होगा, व्हेन एवर कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड इट विल बी क्रेडिटेड, and whenever capital will be decreased it will be debited. So these are the modern rules of accounting which is fixed. You have to always follow these rules according to their nature. हमेशा हमें इन्हीं रूल्स को इनके नेचर के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम इन रूल्स को हमारे टी शेप अकाउंट में हम फॉलो करेंगे। तो टी शेप अकाउंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। ये एक अकाउंट होता है जिसमें सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस एग्जाम्पल को मैंने समझने के लिए यहाँ दो टाइप के अकाउंट बनाए हैं, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सपोज दैट दिस एग्जाम्पल सेज जस्ट प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन की हेल्प से आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट हाउ द अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर। तो जैसे ही हमने ट्रांजेक्शन्स देखे, ट्रांजेक्शन्स देखने के बाद हमें पता चला कि हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया फर्नीचर अकाउंट एंड आफ्टर दैट कैश अकाउंट। जैसे ही हमने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग एन अकाउंट देन इन द अकाउंट डेबिट साइड इज़ द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट साइड इज़ द राइट हैंड साइड। कोई भी आप अकाउंट बनाएंगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपकी डेबिट साइड होगी और राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड होगी। देन इन द सेम मैनर कैश, डेबिट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड क्रेडिट साइड जो आपकी राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या किया, फॉर्मेट बनाया फर्नीचर अकाउंट, उसमें हमने लिखा डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट एंड सेम इन द क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। कैश अकाउंट के भी सेम दो कॉलम बनाए हमने, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट समझने के बाद अब हमें ये देखना है कि जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, जो भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे गिवन है, हाउ दीज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सबसे पहले तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे यदि उस ट्रांजेक्शन में उस अकाउंट का नाम आता है जो हम बना रहे हैं, देन ओनली दैट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। यदि हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया और यदि ट्रांजेक्शन में फर्नीचर का नाम नहीं आया तो वो ट्रांजेक्शन फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। सपोज दैट मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ₹50,000 इन कैश। तो हमें पता चल गया कि इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर का नाम आया है, तो ये ट्रांजेक्शन फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। बट सपोज दैट यदि यहाँ पर लिखा होता परचेज मशीनरी ₹50,000 इन कैश, तो क्या ये ट्रांजेक्शन फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड होता? बिल्कुल नहीं होता। फिर वो कौन से अकाउंट में जाता? मशीनरी अकाउंट में जाता। यदि मशीनरी अकाउंट भी बनाने के लिए हमें बोला होता तो हम उसे मशीनरी में रिकॉर्ड करते। तो यदि मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए हमें नहीं बोला तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा हमारे किसी भी अकाउंट में, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल दो ही अकाउंट पूछे गए हैं, दैट इज़ फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ट्रांजेक्शन में उस अकाउंट का नाम आना चाहिए जो अकाउंट हम बना रहे हैं। तो चलिए अब कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को आप समझेंगे। सबसे पहली चीज़, हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट में हमने डेबिट और क्रेडिट साइड लिख दी। फिर इन अकाउंट का नेचर पहचानेंगे कि ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं इनमें से कौन से नेचर के हैं। तो सबसे पहला अकाउंट हमने बनाया फर्नीचर। तो बताइए आप कि जो फर्नीचर अकाउंट है वो इसमें से कौन से नेचर का होगा? ऑब्वियसली इट विल बी ए एसेट। क्या होगी? ये आपकी एसेट होगी। और एसेट्स का रूल क्या होता है हमारा? डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट की तरफ इंक्रीज होगा और क्रेडिट की तरफ डिक्रीज होगा। फर्नीचर अकाउंट का नेचर पहचानने के बाद हमारा जो सेकंड अकाउंट है दैट इज़ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हमने देखा कि कैश इनमें से कौन से नेचर का अकाउंट है। तो कैश कौन से नेचर का अकाउंट है? कैश भी हमारे लिए एसेट्स होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें भी कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज। तो यहाँ हम लिख देंगे डेबिट में इंक्रीज एंड क्रेडिट में डिक्रीज। तो स्टेप बाय स्टेप वापस समझते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, जो भी अकाउंट हमें बनाने हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट हमने देखा कि ये जो अकाउंट है ये हमारे कौन से नेचर का पार्ट है। तो हमने देखा कि ये दोनों जो अकाउंट हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एसेट। तो एसेट का जो रूल लगता है वो रूल हमने यहाँ पर फॉलो कर दिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन से अब हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन? फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर ₹50,000 इन कैश। हमने 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर कैश में खरीदा। जैसे ही हमने ट्रांजेक्शन देखा हमने समझा कि इस ट्रांजेक्शन से दो इफेक्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट इफेक्ट इज हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और दूसरा इफेक्ट है हमारे पास से कैश जा रहा है। मीन्स दैट फर्नीचर इज कमिंग एंड कैश इज गोइंग। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमने देखा कि इस ट्रांजेक्शन से दो इफेक्ट हो रहे हैं, फर्नीचर का आना और कैश का जाना। और हमने ये दोनों ही अकाउंट बनाए हैं, फर्नीचर भी बनाया है और कैश भी बनाया है। तो हम दोनों ही अकाउंट में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में दोनों ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो बताइए फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो किस तरफ लिखना चाहिए हमें? इन डेबिट साइड। क्योंकि आपका रूल क्या था कि जब भी फर्नीचर इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे और जब भी फर्नीचर डिक्रीज होगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर कितने का आ रहा है? 50,000। और फर्नीचर अकाउंट में हमने लिखा फर्स्ट ट्रांजेक्शन 50,000 रुपीज़ से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फर्नीचर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? इससे कैश जा भी रहा है। तो यहाँ पर हम किसका नाम लिख देंगे? कैश का नाम लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और साथ में हमारा जो कैश है वो कम हो रहा है। नाउ फर्नीचर में तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब चलते हैं हम कैश में। तो कैश हमारा कम हो रहा है और हमने कैश अकाउंट भी बनाया है। तो कैश अकाउंट में क्या लिख देंगे हम? किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारा कैश कम हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अमाउंट लिखेंगे 50,000 और कैश कम किस चीज़ से हो रहा था? फर्नीचर से। तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे फर्नीचर का। तो आप ध्यान से देखेंगे इन फर्नीचर अकाउंट हमने कैश का नाम लिखा और कैश अकाउंट में हमने फर्नीचर का नाम लिखा। ठीक है। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा था 50,000 से। और कैश अकाउंट में हमने क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो कैश है वो कम हो रहा था 50,000 से। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो आया समझ में आपको कि कैसे हमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सोल्ड फर्नीचर ₹80,000 इन कैश। हमने 80,000 का फर्नीचर कैश में सेल किया। देखिए वापस से व्हाट विल बी द टू इफेक्ट्स। इस ट्रांजेक्शन से दो इफेक्ट क्या होंगे हमारे? एक इफेक्ट होगा कि हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है और दूसरा इफेक्ट होगा हमारे पास कैश आ रहा है। कैश इज कमिंग एंड फर्नीचर इज गोइंग। तो इसमें जस्ट रिवर्स हो गया लास्ट वाले से। तो चलिए कोई नहीं, फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर जा रहा है मतलब फर्नीचर कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो किधर लिखेंगे हम? इन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे हम 80,000 और फर्नीचर जा रहा है तो उसके बदले क्या आएगा? भी हमारे पास कैश आएगा। तो यहाँ पर हम कैश का नाम लिख देंगे। ठीक है। फर्नीचर अकाउंट में पोस्टिंग कर दी हमने। नाउ जस्ट कम टू द कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम? जैसा कि हमने देखा कि फर्नीचर हमने सेल किया तो फर्नीचर सेल करने से हमारे पास कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट में किस तरफ जाएगा? इन डेबिट साइड, क्योंकि हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड,
एंड अमाउंट विल बी 50,000। और जो एक कैश हमारे पास आ रहा है किस चीज़ से आ रहा है, फर्नीचर से आ रहा है, तो यहाँ नाम लिख देंगे हम फर्नीचर का 50,000 रुपीज़। क्लियर है? आपने देखा फर्नीचर में कैश का नाम आया और कैश में फर्नीचर का नाम आया, क्योंकि कभी भी खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता है, फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर का नाम नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड गिवन है परचेज्ड फर्नीचर रुपीज़ 40,000 फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से 40,000 का फर्नीचर खरीदा। तो इस ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट होगा, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है बट क्या हमारे पास से कैश जा रहा है, नो। हम ये फर्नीचर उधार में परचेज कर रहे हैं मोहन से, तो हम फर्नीचर उधार में परचेज कर रहे हैं मोहन से, तो कैश अभी नहीं जा रहा। तो बताइए इस ट्रांजेक्शन में केवल कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि कैश का तो यहाँ नाम ही नहीं आया। तो यदि कैश का नाम नहीं आया तो वो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। फर्नीचर का यहाँ नाम आया है और फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे हैं, इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन केवल फर्नीचर अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। और दूसरा इफेक्ट मोहन, क्या हमने यहाँ मोहन का अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया। तो मोहन का अकाउंट जब बनाया ही नहीं हमने, तो क्या ट्रांजेक्शन मोहन के अकाउंट में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन केवल और केवल फर्नीचर अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। तो बताइए फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, इन डेबिट साइड ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड अमाउंट रुपीज़ 40,000 और यहाँ लिख देंगे मोहन, मोहन का नाम। क्यों, क्योंकि फर्नीचर आ तो रहा है बट कैश नहीं जा रहा, जिससे हमने फर्नीचर खरीदा उसको हमें बाद में पेमेंट करना है। तो किसे पेमेंट करना है, हमें मोहन को पेमेंट करना है। तो हमने यहाँ पर मोहन का नाम लिखा, अमाउंट रुपीज़ 40,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर रुपीज़ 50,000 टू किशन। हमने किशन को 50,000 का फर्नीचर बेचा। चलिए देखते हैं इस ट्रांजेक्शन में क्या दो इफेक्ट होने वाले हैं। अगेन हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है बट क्या हमारे पास कैश आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि हम जो फर्नीचर है वो क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, उधार में सेल कर रहे हैं। कैसे मालूम पड़ा, बिकॉज नेम इज़ गिवन इन द ट्रांजेक्शन, नाम गिवन है किशन, इट मीन्स हमने किशन को उधार में फर्नीचर बेचा। तो क्या इफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर जा रहा है बट पैसा नहीं आ रहा। समवन रिसीव कर रहा है गुड्स को, फर्नीचर को, जो कि किशन है, जिससे हमें बाद में पैसा लेना है। तो बताइए इस ट्रांजेक्शन से भी केवल कौन से अकाउंट में इफेक्ट होगा, ओनली इन फर्नीचर अकाउंट। कैश में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कहीं कैश का नाम ही नहीं आया कि हमने फर्नीचर कैश में बेचा, तो इसलिए कैश अकाउंट में नहीं जाएगा, केवल और केवल फर्नीचर में जाएगा। तो बताइए फर्नीचर आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कहाँ लिखेंगे, इन क्रेडिट साइड, जब फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ, अमाउंट विल बी रुपीज़ 50,000 और यहाँ पर किसका नाम लिख देंगे, किशन का। किशन कौन है, किशन इज़ द कस्टमर जिससे हमें पैसा लेना है, जिससे हमें फ्यूचर में क्या लेना है, पैसा लेना है, क्योंकि हमने उसे गुड्स फर्नीचर बेचा है उधार में। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चारों ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कि कैसे इन अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करना और सीख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि टी शेप अकाउंट क्लोज कैसे होते हैं। तो क्लोज करने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे। टोटल हो गया आपका 90,000 और इधर का टोटल हो गया आपका 1,30,000। तो बताइए टोटल आपका डेबिट का हुआ 90,000 और क्रेडिट का हुआ 1,30,000। तो बताइए बैलेंस किधर बचा आपका, जिस साइड भी आपका बैलेंस बचे उधर आप लिख देंगे। तो जिधर कम है उधर लिखेंगे। कम किधर है, डेबिट साइड में, तो यहाँ आप लिखेंगे बैलेंस 40,000 और लास्ट में इसको टोटल कर देंगे
130 एंड 130। जिधर भी टोटल कम होगा उधर आप बैलेंस निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल हैं, कैश अकाउंट की दोनों साइड इक्वल हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने सेकंड ट्रांजेक्शन था 80 का, सेकंड ट्रांजेक्शन 80 का था, हमने यहाँ 50 लिखा है, तो यहाँ पर 80 कर देंगे। तो यहाँ का टोटल है 80 और इधर का टोटल है 50। तो बताइए कम किस तरफ है, क्रेडिट साइड में कम है, तो यहाँ हम बैलेंस लिख देंगे 30,000 और टोटल कर देंगे 80,000 एंड 80,000। तो क्लोज करने का क्या तरीका है, दोनों साइड का टोटल देखेंगे, जिधर भी कम होगा उधर हम बैलेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे और लास्ट में दोनों साइड को इक्वल कर देंगे, टोटल कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टी शेप अकाउंट। तो इस अकाउंट को समझने से पहले हमें इन रूल्स को समझना होगा, इन रूल्स को याद करना पड़ेगा कि ये टोटल 5 रूल्स होते हैं। इन 5 रूल्स में कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। इन रूल्स को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंसेस हैं इनके रूल सेम होते हैं, डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज। बाकी जो 3 टर्म्स हैं उनके रूल सेम होते हैं, क्रेडिट इंक्रीज और डेबिट डिक्रीज। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर टी शेप अकाउंट। और इसी के साथ हमने हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। अब आप इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के, और जो भी आपकी डाउट्स होंगी वो आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।